तो बच्चों, आइए अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। और जैसा कि इसका ये नाम सजेस्ट कर रहा है, ये एक सर्कुलर मोशन के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। और उस सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म रह रही है, यानी कि स्पीड डज नॉट चेंज। क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन अंडर यूनिफॉर्म मोशन। तो अंडर यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चल रहा है, जैसा कि इस गिवन फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो इसके मोशन के बारे में बात किया जा रहा है। अगर इसका स्पीड पूरे के पूरे मोशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो मोशन है वो अंडर एक्सीलरेशन नहीं है? तो उसके लिए क्या शर्त है किसी भी मोशन के अंडर एक्सीलरेशन होने के लिए? कि उसकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। यहाँ स्पीड चेंज नहीं हो रही है ऑब्जेक्ट की, लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। कैसे? तो इसका उत्तर ये है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है इस जगह पर इस डायरेक्शन में है। थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन बदल जाता है, और उसके थोड़ी देर बाद आप देखते हैं डायरेक्शन फिर से चेंज हो रहा है। और आपको ये पता है कि वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट की स्पीड और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन दोनों ही कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे चूँकि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। और इसलिए सर्कुलर पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो उसके मोशन को हम लोग वो मोशन अंडर एक्सीलरेशन होता है। और इसमें एक बात कि सर्कुलर पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये तो हो गई आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डिफिनीशन, जिसको कि आप ज़रूर नोट कर लेंगे। उसके बाद से जो अभी मैंने जो पॉइंट आपसे डिस्कस किया है कि जब सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो वो एक्सीलरेटेड मोशन में रहता है। इसको ज़रूर से ध्यान में रखने की आपको आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसका स्पीड तो चेंज नहीं होता है, स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और वेलोसिटी चेंज क्यों होती है? वेलोसिटी चेंज होती है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। अब यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो हम उसकी स्पीड को कैसे फाइंड करेंगे? सपोज ऑब्जेक्ट एक सर्किल में मोशन कर रहा है, और उस सर्किल का रेडियस क्या है बच्चों? उस सर्किल का रेडियस है r। तो उस सर्किल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? तो सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr। अब सपोज कि वो एक ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट से इस मोशन करना शुरू करता है, और दोबारा इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको t सेकेंड समय लगता है। तो उसकी स्पीड क्या हो गई? तो टोटल डिस्टेंस कवर क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का सरकमफेरेंस होगा। टोटल टाइम टेकन क्या हुआ? तो t हुआ। तो स्पीड हमको यहाँ पे मिल गई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड हमको मिल गई 2πr अपॉन t। इसको हम सर्कुलर मोशन के लिए इस चीज़ का हरदम आप ध्यान रखेंगे। प्रस्तुत एनिमेशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें। In a circular path, covering equal distances in equal time intervals. In each time interval, the hand subtends the same angle at the center of the clock. Such a motion, when an object moves in a circular path with uniform speed, subtending equal angles at the center of the circle in equal intervals, is called uniform circular motion.
Other examples that you can relate to include the rotation of the Moon and the Earth, a satellite in a circular orbit around the Earth, and so on. How would you calculate the velocity or the distance covered during uniform circular motion? Let's analyze the example of an athlete who is running along a circular track. The distance covered by the athlete at the end of one lap is equal to the circumference of the track. S is equal to 2 pi r. The speed of an object is the ratio of displacement to time. Hence, the speed of an object in uniform circular motion is v is equal to 2 pi r divided by t, where r is the radius of the circular track and t is the time taken to circumnavigate the track once. Thus, you can use this formula to determine the speed of an object in a uniform circular motion.